जीत बाकी है, कई हार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था उसकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेहरू जी के द्वारा, सरदार पटेल, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य विघटन आयोग। देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय हमने अच्छे से देखा था कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना की गई थी, मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही एक हमने देखा था आयोग बनाया गया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का गठन किया गया था। भूवैज्ञानिकी संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? गोंडवाना चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, क्रिटेशियस चट्टानें और तृतीयक चट्टानें। देखिए, जब हम बात करते हैं कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मतलब पृथ्वी की वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पुरानी चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा न करने वाला जिला। बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और देवास। देखो, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और देवास की जब हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो होगा हमारा देवास। ऑप्शन नंबर डी, देवास। अब कैसे सीमा साझा नहीं करता, पहले मैप में देखते हैं। देखिए, जब आप मैप में देखोगे तो आपको बड़वानी दिखाई देगा, बैतूल दिखाई देगा और देवास दिखाई देगा। बड़वानी यहाँ पर, बैतूल यहाँ पर, देवास यहाँ पर और बुरहानपुर यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि बड़वानी महाराष्ट्र के साथ छी रहा है, बुरहानपुर छी रहा है और बैतूल छी रहा है। मतलब बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल जो है इन तीनों की सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है, परंतु देवास की सीमा नहीं लगती किसी अन्य राज्य के साथ। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। देखो, अब मध्य प्रदेश के मैप में चलते हैं। कर्क रेखा की जब हम बात करेंगे तो कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? कर्क रेखा की एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी जो है वो माही नदी है। और माही नदी का जो उद्गम है वो धार से होता है। धार के अंतर्गत तहसील लगती है सरदारपुर, और सरदारपुर धार से माही नदी का उद्गम होता है जो कि मेंढा गांव से उद्गमित होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे मालवा के पठार की। तो देखिए, कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश से रतलाम, उज्जैन होते हुए एकदम बीचों बीच काटती है मध्य प्रदेश को। तो जब ये दो भागों में काट रही है तो किस पठार को काट रही है? बुंदेलखंड का पठार। देखिए, बुंदेलखंड का पठार ऊपर है तो इस कारण से ये ऑप्शन में नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में स्थित ही नहीं है तो इस कारण से ये भी नहीं होगा। फिर रीवा पन्ना का पठार। तो देखिए, रीवा पन्ना का पठार जो है उसे थोड़ा सा बस कर्क रेखा काटती है, पूरा नहीं काट पाती। तो इस कारण से सही आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी। तो मालवा के पठार को जो है कर्क रेखा वो दो भागों में काटती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों में, राजपीपला पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणी में और कैमूर पहाड़ियों में। देखिए, जब हम धूपगढ़ की बात करते हैं तो धूपगढ़ जो आता है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही महादेव पर्वत श्रृंखला में आता है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और महादेव पर्वत श्रृंखला ये वही भाग है जहाँ पर पचमढ़ी स्थित है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। अब धूपगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा सिगार कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिगार जो है वो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी और गावलीगढ़ पहाड़ी। देखो, क्लियर है, महादेव पहाड़ी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब पचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पचमढ़ी आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत।
और होशंगाबाद की स्थापना किसके नाम पर हुई है? होशंगशाह गौरी के नाम पर इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है कि पचमढ़ी जो है ना, यहाँ पर ही हमें रजत जलप्रपात देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इस चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक विभाग में स्थित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार और विंध्यन कगारी क्षेत्र। देखो, जब भी हम चंबल घाटी की बात करते हैं तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पहले ये याद करते हैं। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले से होता है, इंदौर जिले की महू तहसील से होता है। किस पहाड़ी से होता है? तो जानापाव पहाड़ी से होता है। और जानापाव की पहाड़ी के अंदर भी कौन से पॉइंट से होता है? तो वांगचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। इतनी बात क्लियर है। फिर देखते हैं चंबल नदी जो है कहाँ पर समापन करती है, किस नदी में मिलती है? तो इस नदी का समापन यमुना नदी में होता है जो कि यूपी में होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा भी बनाती है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा चंबल नदी जो है वो किन किन जिलों से गुजरती है? तो पहले तो महाराष्ट्र से गुजरती है, इसके बाद राजस्थान से गुजरती है और इसके बाद ये यूपी में गुजरती है। इसके अलावा चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए जब बहती है तो वहाँ पर कगार काटती है। तो आपसे जो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में चंबल घाटी कहाँ पर चंबल नदी अपनी घाटी का निर्माण करती है, तो वो घाटी का निर्माण होता है मुरैना और भिंड वाले जिलों के अंतर्गत। वहाँ पर चंबल घाटी बनती है। तो वो किस पठार के अंतर्गत आता है? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मतलब चंबल नदी जब अपना बेसिन बनाती है, चंबल नदी जब अपनी घाटी बनाती है तो सबसे ज़्यादा उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना, ग्वालियर, रीवा और धार। देखो, हम जब मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं तो हमने वहाँ पे देखा कि सबसे जो उत्तरी जिला है वो मुरैना है और चंबल नदी जो है वो अपनी घाटी भी उत्तरी जिलों में मध्य भारत के पठार में बनाती है। तो इस कारण से सबसे उत्तरी जिला जिसमें चंबल बेसिन स्थित है तो वो होगा मुरैना जिला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? इस मंदिर की तर्ज पर ही भारतीय संसद भवन की स्थापना की गई थी। इस मंदिर का निर्माण भी उसी के जैसे किया गया है, इस कारण से ये प्रसिद्ध है। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। रानीखेत, शिवपुरी, जबलपुर और चित्रकूट। आपको ऐसे स्थान को बताना है जो कि पहले के समय में सिंधिया राजवंश का एक शिकारगाह था या शिकार का एक क्षेत्र था। बात करते हैं हम स्थान की, तो होगा शिवपुरी। अब शिवपुरी जो है ना, आपको सिंधिया राजवंश के बारे में एक और चीज़ पता होगी कि जो सिंधिया राजवंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, ना कि ग्वालियर। इसके अलावा दौलत राव सिंधिया जी जो हैं वो राजधानी को परिवर्तित करके उज्जैन से ग्वालियर लेके गए थे और सिंधिया राजवंश यहाँ पर अपना शिकारगाह करता था, अपना शिकारगाह यहाँ पे मानता था। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का जिला नहीं है? पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सतना। देखिए, सागर संभाग का जिला नहीं है। हमने ट्रिक से तो बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। एक बार हम और देख लेते हैं चीज़ों को। देखिए, ये है सागर संभाग। तो सागर संभाग में हमने देखा था कि रीवा जो है वो एक बहुत सीधी लड़की है और वो क्या कर रही है, तो अपने प्रेम का जो सागर है, अपने जो मोह का सागर है, तो मोह का सागर पन्ने पे लिख रही है और पन्ने पे जब लिख देती है तो पन्ना जो है वो उड़कर छत पर चला जाता है। तो छत पर चला जाता है। छत किसकी होती है? टीकम की छत होती है। तो टीकम क्या बोलता है उसको कि नो वरी मैं तुमको लाकर देता हूँ वापस। तो टीकम क्या बोलता है? नो वरी। तो इतने जिले जो है वो चंबल संभाग इतने जिले जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कैसे याद रखना है? देखो, रीवा क्या करी? अपने मोह का सागर लिख रही, तो मोह से दमोह हो गया। क्या लिख रही? सागर लिख रही, तो सागर से सागर हो गया। किस चीज़ पर लिख रही? पन्ने पे लिख रही, तो पन्ने से हो गया पन्ना। अब पन्ना जो है उड़कर कहाँ जा रहा है? छत पर जा रहा है, तो छत से हो गया छतरपुर। किसकी छत है? वो टीकम नाम के व्यक्ति की छत है, तो टीकम से टीकमगढ़ हो गया। और टीकम क्या बोल रहा है? नौवरी, तो नौवरी से निवाड़ी हो गया। तो अब इतने जिले जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सतना जिला जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा सतना किसके अंतर्गत आता है? तो रीवा एक सीधी लड़की है जो सत्संग करती है, तो रीवा से रीवा हो गया, सीधी से सीधी हो गया। सत्संग, देखो सत्संग की जब बात करेंगे तो वहां पर आता है सतना और सिंगरौली, तो सतना जो है वो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सापेक्षता मध्य प्रदेश का नया जिला है? रीवा, मुरैना, अनूपपुर और देवास। आपको ये बताना है कि इन जिलों में से कौन सा मध्य प्रदेश का नया जिला है। तो ये जो सारे जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो सबसे नया जिला है वो होगा अनूपपुर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अनूपपुर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि अनूपपुर जो है वो शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में से एक जिला है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला दो अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? मतलब आपको वो जिले बताने हैं जो कि दो राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अलीराजपुर, गुना, छतरपुर और अनूपपुर। देखो पहले ही आंसर मिल गया अलीराजपुर। कैसे? अलीराजपुर जो है आप देख सकते हैं गुजरात राज्य के साथ और महाराष्ट्र राज्य के साथ, दोनों राज्यों के साथ सीमा को यहाँ पर साझा करता है। तो इस कारण से हमने ऑप्शन नंबर 1 क्लियर किया। गुना की जब हम बात करेंगे तो गुना आप देख सकते हैं ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है और ये जो जिला है ये राजस्थान मात्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। छतरपुर की जब बात करेंगे तो ये यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये आप देख सकते हैं यूपी लग रहा है यहाँ से। और अनूपपुर ये अपना छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा को साझा करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए अलीराजपुर था। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन से दो राज्य स्थित है आपको ये बताना है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, राजस्थान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो दो राज्य स्थित है, पहला तो हमारा महाराष्ट्र स्थित है। तो आपको महाराष्ट्र देखना है, कौन से ऑप्शन में है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र है। एक बात और आपको याद रखनी है, जो आंध्र प्रदेश वाला जो ये ऑप्शन है ये ना रहे तो भी बेहतर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में तो है लेकिन आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये बात याद रखनी है। इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? पन्ना और उज्जैन, इंदौर और उज्जैन, रीवा और भिंड, उमरिया और रीवा। देखो मध्य प्रदेश के जब सबसे महत्वपूर्ण शहरों की बात आती है तो महाकाल की नगरी उज्जैन, इसके अलावा मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर को सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंदौर और उज्जैन। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, किसके साथ बांटता है चंदेरी अपनी सीमाओं को? तो चंदेरी सबसे पहले किस जिले में आता है? तो ये आता है अशोकनगर के जिले में। तो अशोकनगर जिले के अंतर्गत चंदेरी आता है। इसके अलावा जो चंदेरी है ना, यहाँ पर चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे मूवी की शूटिंग भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। मालवा बुंदेलखंड, ग्वालियर और मालवा, उज्जैन और सांची, बुंदेलखंड और सांची। देखो जब हम बात कर रहे हैं चंदेरी की, तो चंदेरी जो है वो अपनी सीमा मालवा और बुंदेलखंड के बीच बांटता है। कैसे, थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपको यहाँ पे गौर करना है। तो ये जो है ये आपका अशोकनगर है और इस अशोकनगर के अंदर चंदेरी स्थित है। तो मालवा जो है यहाँ नीचे हिस्से में लग रहा है और बुंदेलखंड यहाँ ऊपर हिस्से में लग रहा है। तो इस कारण से मालवा और बुंदेलखंड की को बांटने का काम जो है वो चंदेरी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो मध्य प्रदेश के वैसे जिले, वो जिला जो कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करता है, कौन सा जिला है? रीवा, अनूपपुर, सिंगरौली और शहडोल। देखो रीवा की जब हम बात करते हैं तो रीवा जो है वो यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये रीवा नहीं होगा। अनूपपुर की जब हम बात कर रहे थे तो अनूपपुर जो था वो छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ था, तो इस कारण से ये भी नहीं होगा। शहडोल की जब हम बात करते हैं तो शहडोल भी छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है, तो इस कारण से ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा, सिंगरौली। ये आप सिंगरौली को देख सकते हैं कि सिंगरौली जो है वो एक तरफ में यूपी की और दूसरे तरफ में सीजी की बॉर्डर को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सिंगरौली सही होगा। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाने वाला जो शहर है वो है इंदौर शहर। जब इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर किनका क्षेत्र रहा है? तो इंदौर रहा है होलकर राजवंश का क्षेत्र।
तो होलकर राजवंश के द्वारा इंदौर में एक चीज बनवाई गई थी, एक जगह बनवाई गई थी जिसका नाम है राजवाड़ा। ये जो महल दिखाई दे रहा है ये राजवाड़ा महल है, इंदौर में बनवाया गया था होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर जी के द्वारा। यह महल जो है वो 7 मंजिला महल है। इसके साथ में इस मंजिलों को 3 बार दंगों में जलाया भी गया है। इसके अलावा होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर जी के द्वारा की गई थी और जिनकी समाधि हमें लाहार भिंड में दिखाई देती है। प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा क्षेत्र रहा है इंदौर का क्षेत्र। इसके अलावा उन्होंने महेश्वर में भी शासन किया था। इनकी पहली राजधानी इंदौर थी, दूसरी राजधानी जो थी होलकर वंश की वो महेश्वर। निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो गोंडवाना पर्वत की जब हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड राजवंश भी बहुत ज्यादा रहा है। कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को ढकने वाला पठार मालवा, बरार, शिवपुरी और मुरैना। देखो सीधी सी बात है, जब हम पठार की बात कर रहे हैं तो मालवा का पठार जो है सिर्फ यही एक पठार यहाँ पर दिखा दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिवपुरी और मुरैना जो है ये 2 जिले हैं। इसके अलावा बरार जो है वो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम भी है। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? गोंडवाना लैंड, दक्षिण पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी भूभाग। देखिए भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर। देखिए जब मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि सोमनाथ मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, क्योंकि ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, फिर ग्वालियर का किला जो है ग्वालियर जिले में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और ये आपको सोमनाथ मंदिर भी दिखाई दे रहा है। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का वह शहर जो कि संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और मांडू। तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर, और जबलपुर का ही संगमरमर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर के लिए मकराना की खदान जानी जाती है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर सही होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में स्थित है? तो सिंधु और गंगा के मैदानों में स्थित मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर। और ग्वालियर में ही ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंधिया राजघराने का पैलेस है और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर बिल्कुल सही होगा। भोपाल बसा हुआ है 7 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 5 पहाड़ी पर, 2 पहाड़ी पर। देखो इस सवाल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है। बहुत सारी बुक जो है वो 5 पहाड़ियाँ मानती हैं और बहुत सारी बुक 7 पहाड़ी मानती है, लेकिन अगर आप हमारी मानेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 7 पहाड़ियों पर। भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब 7 ऑप्शन में ना हो तो आप बिल्कुल 5 लगा सकते हैं। इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाप्त कर लिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।